गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं पार्ट 3 अपने चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का। पार्ट का नाम है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, ये फिर आगे पार्ट पॉइंट्स में डिवाइडेड है, फिर उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे सारे टॉपिक को कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले क्या हुआ था। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में क्या क्या चीजें हुई, फिर वहां तक कैसे पहुंचे, फिर इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया ही गया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहुंचते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि पिछला टॉपिक था। हमने पढ़ा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया, क्या क्या उसमें हुआ, है ना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में रूरल स्थिति में, रूरल एरियाज में क्या क्या हुआ, शहरों में क्या क्या हुआ। ये मूवमेंट वापस ले लिया जाता है गांधी जी द्वारा फेब 1922 द्वारा 1922 में। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि फेब में क्यों वापस ले लिया, जब मूवमेंट चलाया ही था गांधी जी ने, है ना। तो रीजन जानते हैं। रीजन ये था कि मूवमेंट बहुत सारी जगह पे वायलेंट हो गया। वायलेंट मतलब क्या होता है कि हिंसा फैल गई, बहुत सारी जगहों पर लड़ाई झगड़े होने लगे। गांधी जी चाहते थे कि मूवमेंट नॉन वायलेंट तरीके से चले, बट मूवमेंट वायलेंट हो गया, तो गांधी जी को मूवमेंट वापस लेना पड़ा। इसका एक मेजर रीजन जो वायलेंस का था, अगर एग्जांपल लें तो चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, ये इंसिडेंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेजर रीजन था मूवमेंट के वापस लेने का। क्या होता है, चौरी चौरा एक विलेज या एक टाउन टाइप का एरिया है गोरखपुर के पास, जो यूपी में है। ठीक है, वहां पर भीड़ प्रोटेस्ट कर रही होती है, उस भीड़ पर पुलिस फायरिंग कर देती है। फायरिंग कर देती है, कुछ की डेथ हो जाती है, लोग पुलिस स्टेशन जला देते हैं, पुलिस वालों को जला देते हैं साथ में। तो ये इंसिडेंट से गांधी जी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो गांधी जी डिसीजन लेते हैं मूवमेंट को वापस लेने का। ठीक है, तो अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। इसके बाद देश में क्या होता है जानते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा, ये हमें क्लियर है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक हम कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस के पास ना कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता 1928 तक। स्ट्रॉन्ग एजेंडा ना रहने का मतलब क्या है कि चीजें हो रही हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स से डिस्कशन हो रहा है, डेली इश्यूज आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, ठीक है, बट कोई स्ट्रांगली डील नहीं होती कि ऐसा कुछ किया जा रहा है। ठीक है, चीजें हो रही हैं। मेन चीज आती है कि इस टाइम पे और क्या क्या कंडीशंस होती है। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा होता है, कंट्री में मंदी आ जाती है, कंट्री में नहीं वर्ल्ड लेवल पे ये मंदी आती है, इसको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोला जाता है। करीब 10 से 15 साल इसका असर रहता है। ठीक है, इसका असर इंडिया पर भी पड़ता है, और इंडिया के जो पीजेंट होते हैं, किसान होते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, किसान परेशान होते हैं, पूरी कंट्री इससे। तो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, सारी कंडीशन से, है ना, लोग परेशान है इस टाइम पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट बनती है ब्रिटेन में। तो ये हमारे दोनों टॉपिक हमें समझ आए कि कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, जो बुक में हमारे 2 या 3 पैसेज, पहले 3 पैसेज है इस टॉपिक पे, तो यही बातें हो रही हैं। ठीक है, आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक नई गवर्नमेंट बनती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहां पर। पहले वो जो ब्रिटेन में 2 पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी और लेबर पार्टी। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को ना पहले टॉरी पार्टी के नाम से जाना जाता था, तो वहां पर बुक में न्यू टॉरी गवर्नमेंट लिखा है। तो नई गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट बनकर क्या काम करती है, वो कमीशन अपॉइंट कर देती है। कमीशन क्या काम करेगा, इंडिया में नए आगे आने वाले टाइम में क्या रिफॉर्म लाने कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको देखेगा। ये कमीशन अपॉइंट किया जाता है नवंबर 1927 में। ठीक है, और ये इंडिया में आ जाता है, इंडिया में भेजा जाता है इसको फेब 1928 में। ठीक है, तो हमें ये बात समझ आ रही है कि साइमन कमीशन अपॉइंट होता है। कमीशन मतलब एक ग्रुप, साइमन कमीशन का मतलब क्या है, साइमन एक पर्सन का नाम है। ठीक है, सर जॉन साइमन हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, इनका पूरा नाम बड़ा है ना। तो सर जॉन साइमन के नाम से आप याद रख सकते हो, वो इसके हेड होते हैं। 7 मेंबर्स एक कमेटी होती है, इसको इंडिया में आगे चेंजेस लाने के लिए, है ना, भेजना है। ये स्टडी करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे, जो भी है। प्रॉब्लम क्या रहती है, ये जब इंडिया आ जाता है तो इंडियन लोग इससे सेटिस्फाई नहीं रहते, वो इसका अपोजिशन करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ना एक तो 7 मेंबर कमीशन होता है, यहाँ पर ना कोई भी इंडियन नहीं होता, सारे ब्रिटिशर्स से रिलेटेड लोग होते हैं।
कोई भी इंडियन ना होने की वजह से, प्लस इनको इंडिया के लिए रिफॉर्म लाने, तो इंडियन की तो कोई बात सुनी नहीं जाएगी, यहाँ पर कांग्रेस की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तो इंडियन लोग इसका अपोजिशन करते हैं। जैसे ये मेंबर, ये ग्रुप इंडिया में आते हैं, तो आते ही इनको, है ना, साइमन गो बैक, है ना, गो बैक साइमन, ये सारे स्लोगन्स के साथ इनका स्वागत किया जाता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अपोजिशन किया जाता है इंडियंस के द्वारा साइमन कमीशन का। ये बात हमें समझ आ रही है, इस बात को समझने में कोई इशू नहीं है ना। दोबारा से हमने क्या क्या पढ़ा अभी देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, कोई कांग्रेस के पास स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाली कंडीशन चली रही है कंट्री में। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन को भेजती है, साइमन कमीशन को स्वागत किया जाता है साइमन गो बैक के नारों के साथ। देश में लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे होते, क्योंकि कुछ चीजें की, है ना, कुछ इसमें इससे सेटिस्फाई नहीं रहते। एक और रीजन रहता है कि इस कमीशन को, है ना, 1929 में आना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, जिसने इंडिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए, है ना, इलेक्शन वगैरह इंट्रोड्यूस किया, लेजिस्लेचर वगैरह बनाई, उसमें यह था कि हर 10 साल में ना एक कमीशन बनाया जाएगा जो एक काम करेगा। तो 10 साल अभी 1929 में होने थे, ब्रिटिशर्स ने ये पहले ही ला दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि इस टाइम पे उनको ये लगा कि शायद इंडिया के लोग, जो नेशनल लीडर्स वगैरह हैं, वो कुछ चेंजेस लाने चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं इस वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। कांग्रेस का क्या चल रहा है इस टाइम पे, कांग्रेस के जो लीडर होते हैं जवाहरलाल नेहरू वगैरह, कुछ लोग इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं, कुछ लोग, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस टाइप के लीडर ना, वो इस टाइम अपोजिशन के मूड में, फुल इंडिपेंडेंस वगैरह के मूड में रहते हैं। कुछ लीडर्स जो होते हैं, जो CR दास, मोतीलाल नेहरू, वो इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहते हैं, वो, है ना, कांग्रेस मतलब ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर काम करना चाहते हैं, वो एक स्वराज पार्टी भी बना लेते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो कांग्रेस के पास कोई स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता, लेकिन हाँ कुछ चीजें हो रही होती हैं जिसमें हम ये याद रख सकते हैं कि एक स्वराज पार्टी बनाई जाती है, स्वराज पार्टी बनाई जाती है ना, स्वराज पार्टी 1923 में, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो कांग्रेस के पास जो स्ट्रॉन्ग एजेंडा नहीं रहता, लेकिन कुछ चीजें होती है, उसको हम याद रखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडियंस जब अपोज कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अपोजिशन चल रहा है, ब्रिटिशर्स एक ऑप्शन देते हैं कि ठीक है, फिर आप बताइए कि क्या करना है आगे। तो कांग्रेस अपनी एक मीटिंग बुलाती है, जिसमें हम कह सकते हैं हेड की तरह मोतीलाल नेहरू जो होते हैं, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है। वो एक रिपोर्ट पेश की जाती है लखनऊ के सेशन में, जहां पर ऑल पार्टी, इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सारी इकट्ठा होती है वहां पर। इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये 28 अगस्त 1928 को पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में मेनली बातें होती हैं कि ब्रिटिश लोग इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि इंडियन लोगों के हाथ में पावर होगी, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी मतलब ब्रिटिशर्स की ऑब्जर्वेशन में या सुपरविजन में लोग काम करेंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट सुपरविजन में काम करेगी, लेकिन इंडियंस के हाथ में मेजर पावर का होल्ड होगा। फेडरलिज्म होगा, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट की बात कही गई थी यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो, जुडिशियरी इंडिपेंडेंस हो, ये सारी बातें इन्होंने कही थी नेहरू रिपोर्ट में, ठीक है। और टाइम पीरियड दिया था 1 साल का, कि 1 साल में अगर ये चीजें नहीं हुई तो हम फाइट करेंगे फिर पूर्ण स्वराज के लिए, फुल इंडिपेंडेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं, चीजें हो रही हैं, ठीक है। लॉर्ड इरविन ऑफर देते हैं इस नेहरू रिपोर्ट के बदले में कि ठीक है हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट टाइम पीरियड नहीं बताते, तो वेग ऑफर होता है ना, और क्लियरली कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है। कहा जाता है कि आगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे ब्रिटेन में, वहां पर हम यहाँ से लीडर जाएंगे कांग्रेस वगैरह के, वो डिस्कशन करेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। लोग सेटिस्फाई थे नहीं, पहले ही अल्टीमेटम दिया हुआ था, तो ये सारी चीजें कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं होती, जो भी ये लॉर्ड इरविन कहते हैं, ठीक है, जो वायसराय थे उस टाइम पे। दिसंबर 1929 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, लाहौर सेशन। इसमें क्या होता है, लाहौर सेशन में ना कांग्रेस ये डिसाइड करती है अब हम फाइट करेंगे पूर्ण स्वराज के लिए, क्योंकि बात मानी नहीं जा रही, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस, और एक डिसीजन लिया जाता है देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। इंडिपेंडेंस डे तो आप सोचोगे देश तो कब आजाद हुआ था, 1947 में, है ना, तो 29 को इंडिपेंडेंस डे क्यों की बात क्यों हो रही है। तो
यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, डेट डिसाइड की जाती है 26 जनवरी 1930, लेकिन इंडिया भी आजाद नहीं हुआ है, बस जस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं हम कि लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, यूनाइट करने के लिए और ब्रिटिशर्स को दिखाने के लिए, ठीक है। प्लस हम फाइट करेंगे इसके लिए ये भी, ठीक है। तो 26 जैन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। झंडा फहराया जाता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये दिन बहुत रिमार्केबल होता है इंडिया की हिस्ट्री में, और इसी दिन को याद रखने के लिए हमने ना हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को 26 जैन 1950 को लागू किया, ताकि हम इस दिन को याद रख सकें, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। 31 जैन 1930, आगे वैसे मेन टॉपिक जो है हमारा चैप्टर वो यहीं तक है ना, जो ये हमारा पार्ट 3 है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, वो यहीं तक है, लेकिन एक दो टॉपिक आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो कनेक्ट हो जाए नेक्स्ट टॉपिक से हमारा, ठीक है। 31 जैन 1930, गांधी जी 11 डिमांड रखते हैं। अब गांधी जी को यूनाइट करना है लोगों को, और एक स्ट्रॉन्ग गांधी जी लग रहे होते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग दोबारा से प्रोटेस्ट किया जाए जिसमें लोग है ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिससे ब्रिटिशर्स को दम दिखाया जाए अपना, ये सारी चीजें की जाए, ठीक है। तो 11 डिमांड रखते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। मेन डिमांड जो रहती है वो होता है कि साल्ट टैक्स को खत्म किया जाए। गांधी जी साल्ट, नमक, देश का हर अमीर गरीब आदमी सब खाते हैं ना, सब यूज करते हैं। तो ये एक देश को यूनाइट करने के लिए कह सकते हो आप कि गांधी जी ये डिमांड रखते हैं कि साल्ट से टैक्स हटाया जाए, और प्लस ताकि सारे लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सारे लोग इससे यूनाइट होंगे। और भी डिमांड रखी जाती है लॉर्ड इरविन के सामने, डिमांड एक्सेप्ट नहीं होती है, कुछ मान ली जाती है, कुछ नहीं मानी जाती। गांधी इरविन पैक्ट हम जिसको कहते हैं ना, तो एक लेटर, एक अल्टीमेटम दिया जाता है 11 मार्च को गांधी जी द्वारा कि या तो ये एक्सेप्ट कर ली जाए, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये चीजें होती नहीं है, लॉर्ड इरविन बात करने के लिए तैयार नहीं होते गांधी जी से, बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ तक क्या होता है कि चीजें हो रही हैं, है ना, लॉर्ड इरविन तैयार नहीं होते। फिर गांधी जी 12 मार्च को सीडीएम स्टार्ट करते हैं, है ना, एक यात्रा शुरू की जाती है, ये साबरमती आश्रम से शुरू की जाती है और दांडी की तरफ। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। तो यहाँ से हमें समझ आया है ना, साइमन कमीशन का आना, अपोजिशन होना, नेहरू रिपोर्ट आई, नेहरू रिपोर्ट में ये बात कही गई कि हमें ये चीजें चाहिए, अगर ये एक्सेप्ट नहीं हुई तो हम आगे 1 साल के बाद हम फूड इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करेंगे। तो लॉर्ड इरविन एक ऑफर देते हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं होता। फिर लाहौर सेशन में बातचीत हो जाती है पूर्ण इंडिपेंडेंस के लिए, और 26 जनवरी को हम पूर्ण इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपना, है ना। और फिर ये चीजें होती हैं, यहाँ तक मेन टॉपिक हो जाता है। अब आगे क्या होगा, आगे के लिए गांधी जी प्लान करते हैं, है ना, 11 डिमांड रखी जाती हैं, ये एक्सेप्ट नहीं होती, और एक अल्टीमेटम दिया जाता है, और 12 मार्च को सीडीएम स्टार्ट होता है। तो ये टॉपिक यहीं से, यहाँ से हम शुरू करेंगे अपना अगला पार्ट 3.1 साल्ट मार्च वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 3.1, द साल्ट मार्च एंड द सीडीएम। जो पार्ट 3 है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की नीड पड़ी, है ना, कि शुरुआत होने से पहले क्या क्या कंडीशंस हुई, और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में क्या क्या डेट्स आई। ये टॉपिक में हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में होता क्या है, ठीक है। तो पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, गांधी जी ने 11 डिमांड रखी थी, है ना, 30 जैन को 1930 को। उससे पहले 26 जैन को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। डिमांड रखी कि ये डिमांड या तो एक्सेप्ट कर लेंगे ब्रिटिशर्स, नहीं तो हम फिर मूवमेंट स्टार्ट करने वाले, एक अल्टीमेटम की तरह दिया था, ठीक है, या तो कर लीजिए नहीं तो मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें बहुत सारी डिमांड थी, जिसमें से मेन डिमांड जो थी वो थी साल्ट को अबॉलिश करने की। साल्ट टैक्स जो था कि इंडियंस को साल्ट प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं थी, प्लस ब्रिटिशर्स की सॉल्ट के ऊपर मोनोपोली थी। गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए भी चुना क्योंकि साल्ट सभी लोग यूज करते हैं, नमक, है ना, प्लस नमक अमीर गरीब, तो सभी को यूनाइट करने के लिए भी, है ना, एक मुद्दा चुना। अल्टीमेटम दिया गया 11 मार्च तक कि 11 मार्च तक या तो ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाए या तो फिर हम मूवमेंट शुरू करेंगे। डिमांड एक्सेप्ट नहीं की तो गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया 12 मार्च से, ठीक है। सो 31 जैन को 11 डिमांड रखी। मेन डिमांड थी साल्ट को अबॉलिश करने की। अल्टीमेटम दिया 11 मार्च तक, ये नहीं हुआ
12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। डिसोबीडियंस मतलब हम समझा चुके हैं कि हम डिसओबे करेंगे कानूनों को, ब्रिटिशर्स जो भी कह रहे हैं उन बातों को, ठीक है। मूवमेंट स्टार्ट होता है 6 अप्रैल को, ये दांडी पहुंच जाते हैं। स्टार्ट होता है साबरमती आश्रम से, वहां से दांडी तक पैदल यात्रा करते हैं गांधी जी। शुरुआत करते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, 240 माइल्स का डिस्टेंस तय करते हैं, है ना। साथ में रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं इनको, जगह जगह भीड़ इकट्ठा होती जाती है इनके साथ। वहां पर पहुंचते हैं दांडी, और समुद्र से, है ना, वो जो गर्म पानी होता है वहां से साल्ट बनाते हैं और उस लॉ को ब्रेक करते हैं। गांधी जी जैसे ही ये लॉ ब्रेक करते हैं वैसे ही ऑल ओवर कंट्री में ये चीज फैल जाती है और सभी लोग ब्रिटिशर्स के कानून तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा था कि मूवमेंट कैसे शुरू होता है, ठीक है। ये मूवमेंट कैसे शुरू होता है, ऑल ओवर कंट्री में मूवमेंट फैलता है, सारे लोग अब जगह जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वही चीजें जो नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे हो रही हैं, बट थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन के टाइम पे था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। हम ब्रिटिशर्स से कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे उनके साथ, ठीक है। उनकी चीजों को हम मानेंगे नहीं, बस जस्ट यहाँ पर है कि हम उनको, उनके ऑर्डर्स को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। उनकी सारी चीजों को हम, मतलब उनके कानून तोड़ने का अधिकार है, ठीक है, हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। इन दोनों बातों में फर्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन में जस्ट कोऑपरेट नहीं करना है कि हमें उनसे दूर रहना है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको डिसोबे करेंगे, यहाँ पर हम डिसोबे करेंगे उनकी बातों को। सो मूवमेंट शुरू होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक तो नमक वाला कानून तोड़ा, बहुत सारे और भी कानून तोड़े, लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, है ना, लोगों ने जॉब वगैरह छोड़ दी, वो सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें करना शुरू हुई पूरे कंट्री में, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इसको रोकने के लिए रिप्रेसिंग पॉलिसीज, मतलब कि बहुत क्रूर नीतियां अपनानी शुरू की, ठीक है। रिप्रेसिंग पॉलिसी, बहुत सारे लीडर्स को वन बाय वन अरेस्ट कर लिया। गांधी जी को 1 महीने के अंदर अरेस्ट कर लिया जब मूवमेंट शुरू हुआ था, और भी बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया, है ना। और मूवमेंट चला, बट जैसे ही ये सारी चीजें देखी कि ब्रिटिशर्स मार रहे हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों की, है ना, चोट लग रही है, चारों तरफ लाठी चार्ज हो रहा है, तो गांधी जी मतलब अराउंड 1 ईयर्स के अंदर इसको वापस बुला लेते मूवमेंट को, मतलब मूवमेंट को बंद कर देते हैं। 5 मार्च 1931 कॉल ऑफ मूवमेंट एंड गांधी इरविन पैक्ट। गांधी जी कॉल ऑफ का मतलब है कि मूवमेंट बंद कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट क्या है ये ध्यान रखना। गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन वायसराय जो होते हैं उस टाइम पे, उन दोनों के बीच में समझौता होता है, ठीक है। समझौता क्या होता है, ये क्या, लॉर्ड इरविन की एक तो पहले मूवमेंट वापस लेने का समझौता होता है, तो गांधी जी मूवमेंट वापस ले लेते हैं, प्लस गांधी जी की कुछ डिमांड होती है, तो वो लॉर्ड इरविन की भी एक्सेप्ट करते हैं कि, है ना। एक डिमांड होती है कि सभी प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, तो सारे प्रिजनर्स को छोड़ दिया जाता है। और भी कुछ डिमांड होती है। लॉर्ड इरविन की ये डिमांड होती है कि कांग्रेस ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है उसको अटेंड करे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, हमने बात की थी कि पहले ये चीज आई थी कि जो नेहरू रिपोर्ट में था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, सारी चीजें चाहिए, उसमें उस टाइम पे कहा था कि इन सब के बारे में डिस्कशन होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1930, और 1930 में क्या चल रहा है, अराउंड दिसंबर के आसपास, तो यहाँ पर ये चल रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस वजह से कांग्रेस ने ये बॉयकॉट करी थी, अटेंड नहीं करी। तो अब लंदन में कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंडिया के कुछ ग्रुप्स गए थे, कुछ पार्टी, पर मेन पार्टी जो कांग्रेस थी वही नहीं गई, है ना। तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंस फेल हुई, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट फेल हुई, गांधी जी को एग्री कर लिया, ठीक है। 1931 का ईयर चली रहा है। सेकंड कॉन्फ्रेंस होती है 31 में लंदन में, ठीक है। लंदन गांधी जी जाते हैं, है ना। गांधी जी ये कॉन्फ्रेंस भी अगर हम देखें, अगर हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़े हैं ना, तो लंदन जाते हैं, मतलब स्वागत वगैरह होता है, लोग देखने के लिए आ जाते हैं। ये भी बहुत एक, मतलब हम कह सकते हैं बहुत अट्रैक्टिव टाइप का इंसिडेंट था, है ना, अगर हम इसको डिटेल में रीड करें। तो कांग्रेस अटेंड करती है, बट ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाती है, क्योंकि गांधी जी की जो डिमांड थी और ब्रिटिशर जो थे वो उनमें बातचीत नहीं बन पाती। तो दूसरी कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हमारी फेल हो जाती है। ये कॉन्फ्रेंस फेल होती है, गांधी जी वापस आते हैं। वापस आने के बाद गांधी जी देखते हैं ब्रिटिशर्स सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लेते हैं दोबारा से, जवाहरलाल नेहरू वगैरह को, है ना, अब्दुल गफ्फार खान जो लीडर हैं नॉर्थ वेस्ट साइड, उधर उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कुछ चीजें लिखी हुई है ना। तो
गांधी जी आने के बाद दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मूवमेंट अगेन सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाता है 1931 के बाद, या आप कह सकते हैं 32 में, है ना। यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट चल रहा है, मूवमेंट जैसे पहले की तरह चल रहा था, चीजें हो रही हैं, है ना। बट 32 में कांग्रेस फिर सेशन अटेंड करती है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, वो भी थर्ड टाइम फेल हो जाता है। एंड ये जो मूवमेंट है वो 34 तक चलता है और उसके बाद अपनी पेस खो देता है। 34 के बाद गांधी जी को दोबारा से उसको बंद करना पड़ता है, क्योंकि उतना सक्सेसफुल नहीं रहता, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो यही था हमारा साल्ट मार्च एंड द सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च से जो शुरू होता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं और जाकर खत्म हो जाता है। तो साथियों इसमें इतना ही, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, है ना। और जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम नेशनलिज्म इन इंडिया, जो हम यहाँ से कनेक्ट कर पा रहे हैं कैसे लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग, सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को एक दूसरे के साथ, सभी में कॉमननेस की, वननेस की फीलिंग आ रही है, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर की फीलिंग आ रही है। मेन पर्पस यहाँ पर हमें ये समझना है, ये हमें समझ आ रहा है कि कैसे एक एक करके गांधी जी, चाहे साल्ट के थ्रू हो, है ना, कि साल्ट के थ्रू सभी लोग सॉल्ट को यूज करें, तो सभी लोग उससे परेशान है कि लोगों को टैक्स देना पड़ रहा है उसके ऊपर, है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। टॉपिक 3.1 में हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेनली जो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हुई, ठीक है। 1920 से लेकर 1932-34 तक की नॉन कॉपरेशन, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, 34 में बंद हुआ, है ना, उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई। अब हम मेनली बात करेंगे कि इस मूवमेंट को लेकर अलग अलग जो ग्रुप्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। तो मेनली 5 ग्रुप्स डिस्कस किए गए, यहाँ पर अभी मैंने 3 लिखे हैं, 2 और नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। पहला ग्रुप था रिच पीजेंट कम्युनिटीज। रिच पीजेंट कम्युनिटीज कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। रिच पीजेंट कम्युनिटीज का कुछ एग्जांपल लिखा गया है, जैसे जाट यूपी में और पाटीदार ग्रुप है गुजरात में, ठीक है। ये लोग भी नॉन कॉपरेशन, ये लोग भी एक्टिव थे मूवमेंट के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। इनकी डिमांड क्या थी, क्योंकि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन वाला टाइम चल रहा था एंड ब्रिटिशर्स इनसे टैक्स वगैरह लेते थे, तो इनकी डिमांड थी कि जो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू ले रही है उसकी डिमांड को थोड़ा सा कम कर दे, ठीक है। सो रिच पीजेंट कम्युनिटी का एग्जांपल है पाटीदार ऑफ गुजरात, जाट ऑफ यूपी, और भी जो अदर एरियाज में अलग अलग रिच पीजेंट ग्रुप थे, वो सारे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन से सभी परेशान थे। हमने डिस्कस किया कि 1927-29 के आसपास जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उससे सभी परेशान थे, ठीक है। इनकी डिमांड थी कि गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करे और अपनी रेवेन्यू की डिमांड को थोड़ा सा कम करे, ठीक है। बट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी, तो ये लोग, है ना, नॉन कॉपरेट इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया, इन्होंने फंड वगैरह भी दिए, सारी चीजें की। बट हुआ ये कि पहला जो मूवमेंट हमने देखा कि 1931 में गांधी जी ने दोबारा उसको वापस ले लिया और गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। उस टाइम पर ना ये लोग बहुत निराश हो गए। फिर गांधी जी ने जब उसको रीस्टार्ट किया 1932 में मूवमेंट को, तो ये लोग ने उसको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो बहुत सारे रीजन रहे कि नॉन जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो फेल रहा, ठीक है। तो इसमें रिच पीजेंट कम्युनिटीज का यही रोल था। दूसरा पुअर पीजेंट्री, जो गरीब किसान थे, ठीक है, जो बड़े लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करते हैं, ये लोग मेनली टीनेंट्स थे। टीनेंट मतलब स्मॉल टीनेंट मतलब किराएदार, की किराए की लैंड ले ली, उस पर खेती कर रहे हैं, फिर जब फसल हो जाती थी तो किराया दे देते थे, इस तरह से खेती चल रही है, या कुछ किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह के लोग हैं, ठीक है। तो ये लोग स्मॉल टीनेंट है, ये चाहते थे कि, क्योंकि ये भी परेशान थे, है ना, तो ये अपनी जो रेंट थी, जो जिस लैंड पर इन्होंने रेंट देना था, उस रेंट को ये चाहते थे कि लैंडलॉर्ड माफ कर दे, ठीक है। कांग्रेस इनकी डिमांड को अपने उसमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं थी, तो इनके कैंपेन को नो रेंट कैंपेन बोला जाता है। और बुक में ये लाइन लिखी गई है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई कांग्रेस वाज नॉट सपोर्टिंग नो रेंट कैंपेन्स। कांग्रेस इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो रिच पीजेंट कम्युनिटी नाराज हो जाएंगी, तो ये लोग इनको नाराज नहीं करना चाहते थे। इस वजह से कांग्रेस पुअर पीजेंट वाले लोग हालांकि सपोर्ट किया, कुछ की अलग अलग स्पेसिफिक डिमांड थी, लेकिन मेनली इन लोगों ने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि कांग्रेस ने इनकी डिमांड को अपने उसमें इन्वॉल्व नहीं किया था, अपने जो भी बातें थी उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, ठीक है। बिजनेस क्लास
बिजनेस क्लास, ट्रेडर्स, ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इन्होंने खूब प्रॉफिट कमाया क्योंकि इनकी चीजें बिक रही थी, जो भी चीज प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट वगैरह का कंट्रोल था इंडिया के ट्रेड पर, तो इंडियन जो ट्रेडर्स थे उनको ये था कि हमारे जो बिजनेस है उसको नुकसान हो रहा है। इनकी मेन डिमांड थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा सा कंट्रोल लूज करे ट्रेड के ऊपर से, एंड हमें भी थोड़ा सा फायदा हो, है ना। और प्लस इंपोर्टेड जो सामान आ रहा है बाहर से जो सामान मंगाया जा रहा है वो सस्ता मंगाया जा रहा है, जिससे इनको लॉस हो रहा है। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब बनाया जाए कि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल थोड़ा सा ढीला हो और हमें भी थोड़ा सा ट्रेड करने का मौका मिले, ठीक है। तो ये लोग अपोज कर रहे थे जो भी रिस्ट्रिक्शन था इंडियन बिजनेसेस के ऊपर, जो भी टैक्स वगैरह एक्स्ट्रा लगाए हुए थे, ये सब सारी चीजों को, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई इंडस्ट्रियलिस्ट ने। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को फाउंड किया गया। 1927 में फिक्की बनाई गई, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई ताकि गवर्नमेंट के को बातें बताई जा सके, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सके बिजनेसमैन लोग की बातों को, ये सारी चीजें थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने सपोर्ट किया स्टार्ट में इन्होंने भी, क्योंकि इनको ये था कि हमारी बातें मानी जाएंगी। इन्होंने फंडिंग भी की, है ना, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी हथियार वगैरह चाहिए थे उसके लिए। लेकिन फर्स्ट टाइम पे तो इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पे 1931 में मूवमेंट को वापस लिया गया और दोबारा मूवमेंट शुरू हुआ, तो इनको ये था अब फिर से लड़ाई झगड़े होंगे, मिलिटेंट एक्टिविटी होंगी, ये इन सब से अफ्रेड थे, क्योंकि जैसे ही लड़ाई झगड़े होंगे थोड़ी अराजकता फैलेगी, तो इससे क्या होगा, इससे बिजनेस रिस्ट्रिक्ट होगा। ये लोग बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं होने देना चाहते थे। तो दूसरी टाइम पे फिर इन्होंने उतनी अच्छे से सपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पर दे वर अफ्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज एंड बिजनेस डिसरप्शन, बस इनको ये डर था। तो दूसरी बार जब गांधी जी ने दोबारा शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि कल हमने देखा कि 32 में दोबारा शुरू किया था, तब उसको इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। दो और ग्रुप है, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो साथियों, हमारा फोर्थ टॉपिक है इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास। इनका क्या रोल रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, ये डिस्कस करते हैं। वर्किंग क्लास का आपको मतलब समझ आ रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं, है ना, कहीं पर वर्कर है। तो इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं मेनली। ये लोगों का क्या रोल रहा, तो ये लोग ना बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जो मालिक थे इंडस्ट्रीज के, वो कांग्रेस के बहुत ज्यादा क्लोज थे, और कांग्रेस भी इनकी डिमांड को शामिल नहीं करना चाहती थी अपने मूवमेंट में, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर हम इनको शामिल करेंगे तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस वजह से वर्किंग क्लास ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रही है ना। इन्होंने सीक्रेटली कुछ सिलेक्टिवली कुछ चीजों को सपोर्ट किया, बट ओवरऑल इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, जिसमें बॉयकॉट करना चीजों का, फॉरेन क्लॉथ को जलाना, है ना, उनको यूज ना करना, ये सारी चीजें करी। और हम कह सकते हैं गांधीयन कैप को इन्होंने वियर करना, ये सारी चीजें की जो नेता पहनते हैं। गांधीयन कैप है ना, गोल्ड टोपी होती है व्हाइट कलर की, उसको, है ना, ये सारी चीजें की, बट ओवरऑल इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। मेन रीजन था कि कांग्रेस इनकी डिमांड को शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस इंडस्ट्रियलिस्ट को नाराज नहीं करना चाहती थी। और इन लोगों की सीधी सी बात है, डिमांड इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ ही होगी, क्योंकि अपने मालिकों के खिलाफ ही इनकी लड़ाई होगी। तो इस वजह से इन लोगों का बहुत ज्यादा रोल नहीं रहा, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट, वुमेन का क्या रोल रहता है? वुमेन का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में काफी ज्यादा रहता है। क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि गांधी जी बुलाते हैं कि वुमेन को नेशन के लिए सर्विस देनी चाहिए, ये सारी बातें होती हैं, तो इस वजह से वुमेन थोड़ा इन्वॉल्व ज्यादा रहती हैं, है ना। तो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन होता है, जेल भी जाती हैं वुमेन, है ना, प्रोटेस्ट करती हैं। गांधी जी का जो साल्ट मार्च होता है उसमें भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, वुमेन का एक लार्ज नंबर में पार्टिसिपेशन रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन वुमेन का जो इन्वॉल्वमेंट था वो किस क्लास से था मेनली? तो हम देखते हैं अर्बन एरिया में ना वो हाई कास्ट फैमिली से थी, और रूरल एरिया में रिच पीजेंट हाउस होल्ड से। तो पुअर वुमेन का पार्टिसिपेशन उतना नहीं रहा, है ना, जितना हाई क्लास वुमेन का रहा। ये एक मेजर बात थी जो हमें याद रखनी है। आगे, वुमेन की पोजीशन इससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई कि सोसाइटी में वुमेन को अधिकार मिल गए हो या जॉब पे जाने लग गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बस पार्टिसिपेशन था, ठीक है।
क्योंकि कांग्रेस भी बहुत लंबे टाइम तक वुमेन को इन्वॉल्व होने देना नहीं चाहती थी, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, है ना। ये तो गांधी जी ने कॉल की थी, इस वजह से चीजें हुई, लेकिन वुमेन का ज्यादा कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई, है ना। कांग्रेस ने भी गांधी जी का भी वैसे भी मानना था कि ओवरऑल वुमेन को घर पे रहना चाहिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी बातें थी, है ना। तो कांग्रेस ने इस वजह से वुमेन को ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया था। बट हाँ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक चेंज आप देख सकते हो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा एक लार्ज नंबर। तो हमने देखा कि जो थर्ड टॉपिक है हमारा तो टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, उसमें तो 3.2 पार्ट है, हाउ पार्टिसिपेंट्स आर द मूवमेंट, कि अलग अलग लोगों की का रोल किस तरह से रहा इस मूवमेंट में, ठीक है। ये हमने समझा। इससे पहले 3.1 में हम समझ चुके हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रहता किस तरह से, है ना, साल्ट मार्च वगैरह, दांडी मार्च वगैरह कैसे होता है, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक 3.3, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। हमारा पार्ट 3 जो चल रहा है टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, उसके लास्ट टॉप पार्ट पर हम आ गए कि इस मूवमेंट के टाइम पर क्या क्या कमियां रही, है ना, लिमिट क्या रही इस मूवमेंट की। तो दोस्तों पहला टॉपिक, कुछ टॉपिक 5 से 6 पैसेज में लिखा हुआ है, उसमें मेनली कुछ मेन 2-3 ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं ग्रुप की बात हो रही है, उसी को डिस्कस करना है जो लिमिट में आ रहे हैं पार्ट, है ना। बस पार्टिसिपेशन ऑफ दलित, दलित जो लोग थे, जो सोसाइटी का सबसे ऑप्रेस्ड ग्रुप हम कह सकते हैं, है ना, इनको राइट नहीं थे, इनको जो अपर कास्ट के लोग थे उनके द्वारा परेशान किया जाता था, सारी चीजें थी, है ना। ये लोग एक्टिव नहीं थे मूवमेंट में। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था, बहुत सारी परेशानियां थी, है ना। साफ सफाई का काम करने वाले लोग, इनको दलित कहा जाता था, है ना। जो अछूत भी अनटचेबल बोला जाता था, ये सारी कंडीशंस इनके साथ थी। गांधी जी इनके राइट्स को लेकर अवेयर थे, चाहते थे कि इनकी कंडीशन इंप्रूव हो। उन्होंने बहुत सारी चीजें की, उन्होंने हरिजन नाम की टर्म भी इंट्रोड्यूस करी, है ना। उन्होंने इनको हरि हरि मतलब गॉड, लॉर्ड, है ना, जो गॉड विष्णु है उनकी बात हो रही है, तो उनकी हरिजन टर्म दिया, लेकिन, है ना, ताकि चीजें हो। उन्होंने साफ सफाई का काम भी खुद किया, ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि, है ना, और इनके साथ बैठना, ताकि इनको सोसाइटी में एक इज्जत मिल सके, इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। लेकिन ओवरऑल ये रहा कि इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ये कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में मेनली अपर कास्ट लोग ज्यादा थे, इस वजह से भी ये लोग, दलित लोग, इनसे ज्यादा, है ना, इन्वॉल्व नहीं हुए इस मूवमेंट में। हालांकि गांधी जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इनकी कंडीशन इंप्रूव हो सके, है ना। इनके जो लीडर थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनका रोल की बात हो रही है कि ये चाहते थे, है ना, कि दलित की कंडीशन, ये खुद उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, तो इन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फाइंड आउट की 1930 में, जो दलित के राइट के लिए आवाज उठाएगी, ये सारी चीजें की, है ना। दलित कुछ एरिया जैसे महाराष्ट्र वगैरह के कुछ एरिया में तो बहुत ज्यादा, जहां दलित का स्ट्रॉन्ग होल्ड था एसोसिएशन का, नागपुर वगैरह जैसे कुछ रीजन, वहां तो इन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया ही नहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। आगे जब हम बात करते हैं तो ये लोग जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है, कुछ डिमांड थी इनकी, जिसमें से एक थी सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए दलित को। सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड इन्होंने रखी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को गांधी जी ने पहली बार स्टॉप कर दिया और कहा कि हम अब उसको हम बातचीत करेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, तो वहां पर बातचीत हुई, बट सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को गांधी जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी रिजर्व इलेक्टोरेट पर एग्री हो गए, जो बात पूना पैक्ट में साइन होती है। पूना पैक्ट 1932, है ना, ये साइन होता है जब गांधी जी और ये वापस आ जाते हैं सारे, है ना। गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड वाली फेल हो जाती है। आपको याद आ रहा होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली 1930 में जो कांग्रेस ने अटेंड नहीं की थी, दूसरी 1931 में ये अटेंड की थी, जो कि सेकंड थी, है ना, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बातचीत होती है, बट कुछ एग्रीमेंट नहीं बनता, ये भी फेल हो जाती है। तीसरी जब ये वापस आते हैं सेकंड राउंड टेबल की बात, तो गांधी जी वगैरह को जेल में डाल दिया जाता है, पूना वाली जेल में। वहां पर गांधी जी और अम्बेडकर बात करते हैं, है ना, क्योंकि गांधी जी फास्ट रखते हैं, क्योंकि अम्बेडकर इस बात पर जिद पर अड़े रहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाने चाहिए दलित को। सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है? जहां पर वोट भी दलित लोग ही डालेंगे और जो रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होंगे वो भी दलित लोग ही होंगे। तो गांधी इस बात को पर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, जिसमें रिजर्व सीट की बात हो जाती है। रिजर्व सीट का मतलब क्या है
कि कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो डिप्रेस क्लास से होगा, वो दलित से होगा, बट वोट उस एरिया के सभी लोग डाल सकते हैं, है ना। तो इस बात पर एग्रीमेंट हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं पूना पैक्ट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, याद रखना, जिससे क्वेश्चन भी आता है। तो ये चीजें हमें क्लियर हो रही हैं कि लिमिट क्या आ रही है ना। तो दलित वगैरह अब आपस में मूवमेंट चल रहा है और ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, है ना। एक मुस्लिम उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाने की बहुत कोशिश की गई थी, बट वो सारी चीजें फेल रही। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखी थी, उसके बाद वो चीजें फेल रही। तो मुस्लिम उसके बाद अलग फील करने लगे अपने आप को, क्योंकि इनकी कोई डिमांड स्पेसिफिकली, गांधी जी ने मूवमेंट बंद कर दिया था पहले ही, है ना। 19 और किसी बहुत सारे ग्रुप निराश हुए थे, उसमें से मुस्लिम भी एक थे। तो आफ्टर एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम फील एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस से अलग फील करने लगे, अपना अलग ग्रुप बनाया, अपना अलग से चीजें करने लगे, सारी चीज चल रही थी। इनके मुस्लिम लीडर्स भी कांग्रेस के साथ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, है ना। 1927 में एफर्ट डाले गए कि मुस्लिम और इनकी कांग्रेस की यूनिटी बन सके, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक तरह से बातचीत हो सके। कुछ चीजें एफर्ट भी दिए गए कि मुस्लिम को सीट रिजर्व करना, ये सारी चीजें मुस्लिम्स की डिमांड थी कि मुस्लिम्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। जो हमने यहाँ पे समझा सेपरेट इलेक्टोरेट वाला कंसेप्ट, सेम वही। बट मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के कुछ लीडर इस बात पर एग्री हो गए कि मिलजुल कर चलो काम करते हैं और हम रिजर्व सीट पर मान जाएंगे कि हमें सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज है वहां पर रिजर्व सीट दे दी जाए। बट हिंदू महासभा वगैरह जैसे कुछ ग्रुप्स थे, वो इनको लेकर मतलब इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और वो इनकी डिमांड को भी नहीं रखना चाहते थे, इनकी डिमांड को भी नहीं रहने देना चाहते। तो आपस में अपोजिशन चल रही है हिंदू महासभा की और मुस्लिम की। इस वजह से जो 1928 में जो मीटिंग होती है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें नेहरू रिपोर्ट वगैरह डिस्कस की जाती है, तो वहां पर अपोजिशन होता है और इनके सारे एफर्ट फेल हो जाते हैं, जो कि 1927 में किए जा रहे थे कि बातचीत होकर मुस्लिम्स भी साथ में आ जाएं कांग्रेस के, ठीक है। तो मुस्लिम भी अलग रहे, है ना, दलित लोग भी अलग रहे। तो ये सारी चीजें थी जिस वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम कह सकते हैं उसकी एक बहुत बड़ी लिमिट रही कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपस में ही कम्युनिटीज लड़ रही हैं बहुत सारी। तो एक पूरी तरह से पूरा कंट्री के लोग मिलकर सामने नहीं आ पाए, जिससे कि यूनिटी दिखती और मूवमेंट सक्सेसफुल होता। तो साथियों, आपको समझ आ रहा होगा टॉपिक। मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत शॉर्ट में, है ना, और बहुत सारी डिटेल के साथ ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। एक बार बुक पढ़ने से ऐसा हो सकता है कि हमें ना कंफ्यूजन रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बार आप जस्ट वीडियो को सुनोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर का, कि चैप्टर में मेनली बात क्या डिस्कस की जा रही है, और हिस्ट्री वाला चैप्टर आपको बहुत इजीली समझ आएगा। तो एक बार जस्ट ध्यान से सुनो, एक बार आप अपनी बुक पढ़ लेना, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। थैंक यू दोस्तों।